नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो आपकी फर्स्ट बुक है, और मानव भूगोल प्रकृति एवं विशिष्ट क्षेत्र पार्ट 2 है इसका। आपने अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में पार्ट 1 देख लीजिए। यह वीडियो पार्ट 2 होने वाली है, जिसमें आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भाई नवनिश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है और संभववाद क्या है। सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि भाई निश्चयवाद क्या है, और सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट में कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से तो वही जो ये 3 क्वेश्चन मैंने बोला है, यही 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है। बस इनके जो तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं। जैसे आपका प्रश्न पहला बनेगा, निश्चयवाद क्या है। देखिए, निश्चयवाद के अंतर्गत हम कहें कि प्रकृति सर्वोपरि होता है, प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा, प्रकृति को सर्वोपरि मान लिया जाता है। कहने का मतलब प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है, मानव का कोई स्थान नहीं है प्रकृति के सामने, पहला पॉइंट। दूसरा, मानव प्रकृति की पूजा करता है, मानव प्रकृति की प्रचंडता से डरता है। कहने का मतलब मानव एक दास है और प्रकृति एक ईश्वर है, भगवान है ना। इस प्रकार से दर्शाया गया है इसमें। उसके अलावा मानव जो है, आप कह सकते हैं अपने सभी कार्यों के लिए किस पर निर्भर होता है, प्रकृति पर निर्भर होता है। और यह भी कह सकते हैं हम लोग, चौथा पॉइंट, कि मानव प्रकृति का दास होता है, मानव प्रकृति का दास होता है। अब इसके उदाहरण देने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना उदाहरण के ये प्रश्न समझ आना ही बहुत मुश्किल है। तो इसका पहला उदाहरण आपका रहता है कि किसानों की जलवायु पर निर्भरता। आज भी हम देखते हैं कि किसान को अच्छी फसल अगर चाहिए तो जलवायु पर वो निर्भर रहता है। ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो बाढ़ की संभावना बन जाती है, और जैसे जैसे बाढ़ की संभावना बढ़ती है वैसे वैसे ही भाई आप कह सकते हैं कि भाई डूब जाता है, सारी खेती नष्ट, फसल नष्ट हो जाती। लेकिन वहीं पर अच्छी वर्षा हो जाए, नियमित वर्षा हो जाए, अच्छी खासी जितनी चाहिए उतनी हो जाए, तो कितनी अच्छी फसल हरी हरी लहरा उठती है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि मानव प्रकृति की कहीं ना कहीं से जो एक दया है उस पर निर्भर रहता है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं, आज दूसरा पॉइंट उदाहरण, आदिवासी लोग आज भी अपने सभी क्रियाकलापों के लिए, अपने सभी कार्यों के लिए किस पर निर्भर हैं, प्रकृति पर ही निर्भर हैं। प्रकृति की ही पूजा कर रहे हैं ना भाई, सारा सामान वो प्रकृति से ही तो लेते हैं। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि मानव अपने सभी कार्य, सभी चीज़ों के लिए निर्भर रहता है। इसको अलग कर सकते हैं, तो ये पॉइंट बन सकता है। अब इसके समर्थक कौन है, निश्चयवाद के समर्थक कौन है? किन लोगों ने कहा कि भाई निश्चयवाद की धारणा बहुत बढ़िया है, हमें यही अपनानी चाहिए, ये इसके समर्थक, ये इसके जनक कौन है? भाई निश्चयवाद को तो रेड जेल, जो कि मानव भूगोल के जनक हैं, तो उन्होंने ही निश्चयवाद को स्टार्ट किया, उन्होंने उसकी धारणा दी। उनकी जो शिष्या थी एलन सी सैंपल, उन्होंने भी इसी बात को प्रमाणित किया, भाई ये बढ़िया है। और हमबोल्ट जैसे जो विद्वान हैं, उन्होंने भी इसी विचारधारा मतलब निश्चयवाद को ही ज़्यादा महत्व दिया था। अब इससे एक प्रश्न और बनता है, आंसर आपने समझ लिया है, क्वेश्चन आपने समझ लिया, अब एक क्वेश्चन और समझ लो इसके लिए। मानव को प्रकृति के अनुसार ढाला जा रहा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है आप समझ पा रहे होंगे। मानव को प्रकृति के अनुसार ढाला जा रहा है, कहने का मतलब प्रकृति के अनुसार मानव चल रहा है, मानव को कोई महत्व यहाँ नहीं है। तो यदि क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रकार से मानव का एक प्रकार से प्रकृतिकरण किया जा रहा है, मानव को प्रकृति के अनुसार ढाला जा रहा है, तो वो कौन सी विचारधारा है? तो वह विचारधारा है निश्चयवाद। कौन सी है? निश्चयवाद की विचारधारा है। दूसरी विचारधारा की जब हम बात करते हैं, वह विचारधारा है संभववाद की। क्या है संभववाद? क्या संभववाद उसी संभव वर्ड से ही जुड़ा हुआ है जिसमें संभावनाओं को देखा जाता है कि संभावना है कि नहीं? बिल्कुल, ये उसी शब्द से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। संभववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके अंतर्गत मनुष्य को अधिक महत्व दिया गया है, मानव को सर्वोपरि कहा गया है। उल्टा कर दीजिए आप पहले वाले का, मानव को सर्वोपरि कहा गया है, मानव की भूमिका को ज़्यादा महत्व दिया गया है, प्रकृति की भूमिका थोड़ी कम दर्शाई गई है। इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि इसमें ये कहा गया है कि प्रकृति ने मानव को अवसर दिया, प्रकृति ने मानव को अवसर दिया, मानव ने उन अवसरों का लाभ उठाया और अपना विकास कर लिया, अपना लाभ उठाया और अपना विकास कर लिया। यह इस विचारधारा को प्रमाणित करता है कि मानव ही सर्वोपरि है, या मानव ही ज़्यादा महत्वशाली है, या उसको महत्व देना चाहिए। अब इस विचारधारा को कौन लोग समर्थन देते हैं और क्यों देते हैं? भाई देखिए, कहा जाता है कि मानव क्यों सर्वोपरि है, उसका रीज़न है कि मानव ने पुलों का निर्माण कर लिया। आज
आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बना दी मानव ने, सड़कों का निर्माण कर लिया, जो परिवहन व्यवस्था है वो बना ली मानव ने। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं कि मानव की जो भूमिका है बहुत। फिर चाहे हम अंतरिक्ष में प्रक्षेपण की बात करते हैं कि मानव ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करा, मानव ने किस प्रकार से आज एक बहुत बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं कि जो अब तो हम समुद्र के अंदर भी बहुत सारे होटल्स, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही थी, सब क्या है, मानव ने संभव कर लिया है। मतलब मानव ज़्यादा प्रभावशाली है, इस बात को दर्शाया जा रहा है। अब इसके समर्थक कौन है? तो भाई संभववाद के समर्थक हैं पॉल विडाल डी ला ब्लाश, ये एक नाम है, ठीक है, ये फ्रांसीसी थे, तो आप कह सकते हैं पॉल विडाल डी ला ब्लाश और लूसियन फैब्रे। तो दो लोगों ने इसका समर्थन किया है। तीसरी और हमारी अंतिम जो विचारधारा है, वह विचारधारा इन दोनों के बीच की बात करती है। वह विचारधारा ना तो संभववाद का समर्थन करती है और ना ही वह विचारधारा आपका निश्चयवाद का समर्थन करती। वह अपने आप में एक नवीनतम विचारधारा है जिसका नाम भी यही है, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मध्यम मार्ग को अपनाने की बात करती है। जिस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही थी, तो यह विचारधारा भी मध्यम मार्ग को अपनाने की बात करती है। इसमें पहला पॉइंट यही है कि मध्यम मार्ग को अपनाने पर जोर दिया जाता है। दूसरा, इसमें रुको और जाओ की जो नीति है उसको अनुसरण करने की बात की जाती है, उसको अपनाने की बात की जाती है। जिसमें जैसे हम रेड लाइट पे रुकते हैं, तो रेड लाइट पे जब हम रुकते हैं तो देखिए ग्रीन जब बत्ती जलती है तो हम चलना शुरू कर देते हैं, रेड बत्ती होती है हम रुक जाते हैं, पीली बत्ती होती है हम चल सकते हैं, उसमें निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि कब चलना है और कब नहीं चलना है। इसी प्रकार से जीवन में भी हमको यही अपनाना चाहिए, हमको यह अपनाना चाहिए कि हमें कब चलना चाहिए, कौन सी क्रिया कब करनी चाहिए। तो ये उस विचारधारा का समर्थक है जिसमें व्यक्ति को कहा जाता है कि पहले प्रकृति के नियमों को समझो, और फिर उसके बाद परिवर्तन आप प्रकृति में करना चाहते हैं तो फिर आप करिए। ये उसके समर्थक है, ठीक है। उसके अलावा जो नवनिश्चयवाद है, ये एक ऐसी विचारधारा है जिसने ना तो आप कह सकते हैं ना संभववाद को ना ही निश्चयवाद को महत्व दिया, इसने दोनों को ही एक प्रकार से नकार दिया है। और इसका हम अगर कहें उदाहरण, तो भाई खनन करते समय आप खनन करिए, आपको बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन चाहिए। इसका उदाहरण है खनन करते समय अति खनन से बचें, अत्यधिक दोहन से बचें। क्यों? क्योंकि आप सामान निकालिए जो आपके उपयोगी हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन आप उस हद तक या उस मात्रा तक मत करिए जिससे प्रकृति को नुकसान हो और आगे चल के आपको उससे नुकसान हो। इसके समर्थक हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के भूगोलविद जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर जी जो हैं वो नवनिश्चयवाद के समर्थक माने जाते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर में अगर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है यही ये 3 क्वेश्चन है, मतलब जिसमें निश्चयवाद है, जिसमें संभववाद है, नवनिश्चयवाद है। पूरा फोकस हमारा इन्हीं पूरे तीन क्वेश्चंस पर होता है। अब 2 क्वेश्चंस मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं जो बहुत ज़रूरी हैं बताना फिर से। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कि भाई मानव का प्रकृतिकरण किया गया है, मानव का प्रकृतिकरण मतलब मानव को प्रकृति के अनुसार ढाला गया है, तो वह निश्चयवाद हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, मतलब प्रकृति को मानव के अनुसार ढाल दिया गया है, मानव को मानव के अनुसार, तो वो संभववाद हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पूरी वीडियो में पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर लिया गया है। आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइए और मैं उस समस्या का बिल्कुल समाधान कर सकूँगा। और इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।